हेलो फ्रेंड्स, legalbuzz.now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CRPC को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम CRPC में जो परिभाषा खंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने संक्षिप्त परिचय जाना था कि CRPC का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये इन सभी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में जाना था। आज हम इसका जो सेक्शन 2 है परिभाषा खंड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, संहिता का जो चैप्टर 1 है यानी CRPC का जो चैप्टर 1 है उसका सेक्शन 2 परिभाषा खंड के नाम से जाना जाता है। यानी ये परिभाषाओं को बताता है कि परिभाषाएं यानी कौन कौन से शब्द की क्या क्या परिभाषा है CRPC में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 2A यानी CRPC का सेक्शन 2A जमानती अपराध। जमानती अपराध जिसे अंग्रेजी में बोला जाए तो बेलेबल ऑफेंस। अब जमानती अपराध होता क्या है? तो धारा 2A यानी सेक्शन 2A इसके अनुसार संहिता की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जमानती अपराध तथा अन्य विधियों के विरुद्ध किए गए ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम के कारावास का दंड है। मतलब इसमें बताया गया है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग कि संहिता की जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो जमानती अपराध हैं उल्लेखनीय हैं या अन्य विधियों में कोई ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम, याद रखें 3 वर्ष से कम की कारावास का दंड है, वह जमानती अपराध है तथा मात्र जुर्माने के दंड का ही प्रोविज़न है। यानी 3 वर्ष से कम और मात्र केवल जुर्माना। तो ऐसे कार्य, ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम और मात्र केवल जुर्माने का ही दंड है वह जमानती अपराध कहलाते हैं, जिनको CRPC जो है संहिता है उसके प्रथम अनुसूची या तत्समय अन्य कोई विधि है जो लागू हो रही है उसमें बताया गया है। तो इस तरह से सेक्शन 2A जमानती अपराध बताता है जिसके अकॉर्डिंग 3 वर्ष से कम और केवल मात्र जुर्माने जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं तो वह जमानती अपराध हैं। अब आता है इसी के साथ अजमानती अपराध। जमानती अपराध हो गया अजमानती अपराध, जिसे अंग्रेजी में बोला जाए तो नॉन बेलेबल ऑफेंस। सामान्य मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध अजमानती अपराध होते हैं। यानी CRPC में सामान्य रूप से जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 3 वर्ष से अधिक, याद रखें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय जो अपराध होंगे वह अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे। ये CRPC में बताया गया है। बिना वारंट के गिरफ्तार अथवा बंदी बनाए गए जमानती अपराध के अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है या बंदी बनाया गया है तो उसे यह अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए और उसे जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए आवेदन करने का भी अधिकार है, उसे मांग करने का भी अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ा जाए। किसी स्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तार जब उसे किया गया है। और अजमानती अपराध के अभियुक्त द्वारा जमानत की मांग के अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। अब इसमें बताई गई CRPC में कंडीशन कि जो अजमानती अपराध होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती है तो वहाँ पर अभियुक्त को जमानत किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। जमानत पर उस व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यानी अजमानती अपराध में वह जमानत की मांग नहीं कर सकता है, जमानत पर छोड़े जाने की मांग नहीं कर सकता है और उसको छोड़े जाने का जो है वो अधिकार न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय के विवेक पर है। तो इस तरह से यह अजमानती अपराध है और जमानती अपराध में कंडीशन है। एक केस लो है मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के जो वाद है उसमें ये न्यायमूर्ति जो कृष्णा अय्यर थे उन्होंने ये बताया कि जमानत एक नियम है, यानी जमानत को एक रूल्स बताया तथा कारावास एक अपवाद है।
उन्होंने मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में क्या बताया, न्यायमूर्ति जो कृष्णा अय्यर थे, कि जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है। इसे याद रखें। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है आरोप। अंग्रेजी में बोला जाए तो चार्ज। सेक्शन 2B में आरोप को बताया गया है CRPC में। आरोप को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों और आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी इसमें बताया गया है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों और आरोप का कोई भी शीर्ष है, ये इसकी जो है मेन लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्टिव में भी वैसी की वैसी पूछी जाती है। यानी सेक्शन 2B में आरोप का अर्थ यह है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष है और आरोप का कोई भी एक शीर्ष है। इसे याद रखें। स्वयं आरोप संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी आरोप को CRPC के अकॉर्डिंग कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए विशिष्ट दोषारोपण का प्रतिपादन होता है, यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दोष लगाया जाता है जिसे कारित अपराध के बाद उसकी जांच के पश्चात सूत्रबद्ध किया जाता है। यानी जब अपराध कारित कर लिया जाता है तो उसकी जांच के बाद उसे सूत्रबद्ध किया जाता है। तो इस तरह से आरोप को सेक्शन 2B में बताया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है संज्ञेय अपराध, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। सेक्शन 2C संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध में अगर उसकी परिभाषा की बात करें, उसके अनुसार संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। याद रखें, संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी होगा प्रथम अनुसूची तथा तत्समय प्रवृत्त कोई विधि है उसके अकॉर्डिंग रहते हुए किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यही संज्ञेय अपराध कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निजिबल ऑफेंस बोला जाता है। अगर इसी से अटैच करें तो कुछ और सीखें। संज्ञेय मामला, कॉग्निजिबल केस। संज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है संज्ञेय अपराध के साथ ही कि बताइए संज्ञेय अपराध के अलावा संज्ञेय मामला क्या होता है, कॉग्निजिबल केस क्या होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा मामला संज्ञेय मामला कहलाता है। अगर सामान्य रूप से इसकी बात की जाए तो किसी भी विधि के तहत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से जो दंडनीय अपराध होता है वह संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। यानी संज्ञेय जो अपराध होते हैं वो अधिकतर 3 वर्ष या उससे अधिक जो अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। याद रखें, 3 वर्ष से अधिक। पुलिस अधिकारी विधिक कर्तव्य के रूप में संज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश और निर्देश के बिना मामले का अन्वेषण कर सकता है। यानी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि जो संज्ञेय मामले होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश और निर्देश के बिना, बोला गया है इसमें मजिस्ट्रेट के आदेश और निर्देश के बिना क्या कर सकता है, संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। संज्ञेय अपराध के मामलों को न्यायालय के समक्ष लाना राज्य और पुलिस अधिकारी का दायित्व होता है। तो इस तरह से संज्ञेय मामला हमने जाना। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ें तो असंज्ञेय अपराध भी होता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको CRPC में सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया है। अब जानते हैं कि असंज्ञेय अपराध क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L क्या है। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार का अधिकार नहीं होता है, यानी जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। सेक्शन 2L असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। असंज्ञेय अपराध के मामले 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। याद रखें, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध 2L के जो मामले हैं वो 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। पुलिस अधिकारी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना असंज्ञेय मामले का अन्वेषण नहीं कर सकता है। यानी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पुलिस अधिकारी होगा वो किसी भी असंज्ञेय जो अपराध है उसके मामले का जो अन्वेषण है न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा उसके आदेश के बिना नहीं कर सकता है, उसके प्राधिकार के बिना नहीं कर सकता है असंज्ञेय अपराध में। जबकि संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता था, लेकिन यहाँ उल्टा सेक्शन 2L असंज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना असंज्ञेय मामले का अन्वेषण नहीं कर सकता है। कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा कराए जाने का वांछनीय समझे तो ऐसा करने का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में अन्वेषण के संदर्भ में पुलिस अधिकारी को वह प्रत्येक शक्ति प्राप्त होगी जो कि वह संज्ञेय अपराध की स्थिति में
प्रयोग में लाता है। लेकिन इसमें कंडीशन बताई गई है कि अगर असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करना हो तो जो मजिस्ट्रेट होगा वह पुलिस द्वारा उसको करवाए जाने के लिए आदेश दे सकता है। और ऐसी स्थिति में जब उस आदेश दिया जाएगा असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी को, तो उसे वही शक्तियाँ होगी जो संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस जो है असंज्ञेय अपराध के मामले में CRPC में बताई गई है, सेक्शन 2L। अब आता है सेक्शन 2D, याद रखें परिवाद, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कंप्लेंट। सेक्शन 2D क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी। सेक्शन 2D में बताया गया है किसी ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति द्वारा कारित अपराध का मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से उससे मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन परिवाद है। यानी किसी कोई ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसके समक्ष किया गया अभिकथन परिवाद कहलाता है। यानी कोई ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कारित किया है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करवानी जानी है तो उसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप में कथन किया जाता है, उसी को हम परिवाद कहते हैं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है। इम्पोर्टेंट कि कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद के अंतर्गत आती है, तो इसका जवाब है सेक्शन 2D परिवाद के अंतर्गत, पुलिस रिपोर्ट परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद समझी जाती है, यानी पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद समझी जाएगी, तो इसका जवाब आता है सेक्शन 2D का स्पष्टीकरण से। CRPC में याद रखें सेक्शन 2D स्पष्टीकरण, जिसमें बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद समझी जाएगी। किसी ऐसे मामले में जो अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करे, यानी ऐसा मामला जो अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करे, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद और ऐसी रिपोर्ट करने वाला पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाता है। यानी ऐसा मामला जो अन्वेषण के बाद किसी क्या करता है, असंज्ञेय कोई अपराध है उसका किए जाना प्रकट करता है और पुलिस अधिकारी द्वारा की गई ऐसी रिपोर्ट परिवाद कहलाती है और जो पुलिस अधिकारी ऐसी रिपोर्ट कर रहा है वो परिवादी समझा जाता है। सेक्शन 2D स्पष्टीकरण। संयुक्त परिवाद, जॉइंट कंप्लेंट, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है। याद रखें CRPC में संयुक्त परिवाद का है, यानी एक से अधिक व्यक्ति भी परिवाद कर सकते हैं, जिसे जॉइंट कंप्लेंट या संयुक्त परिवाद कहते हैं। परिवादी क्या होता है? जो परिवाद करता है, यानी कंप्लेनेंट, यानी मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का निवेदन करने वाला व्यक्ति परिवादी कहलाता है। यानी जो मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का निवेदन, यानी किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई कारित अपराध किया गया है तो उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट से जो कार्रवाई किए जाने का जो निवेदन करने वाला व्यक्ति है वह परिवादी कहलाता है। एक केस लो है नगर पालिका जयपुर बनाम प्रभु नारायण 1969 RLW। याद रखें नगर पालिका जयपुर बनाम प्रभु नारायण 1969 RLW। इसमें बताया गया कि विभागीय कार्रवाई के लिए की गई प्रार्थना परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है। यानी जो विभागीय कार्रवाई है की जा रही है उसके लिए की गई कोई प्रार्थना है वो परिवाद नहीं कहलाती है। तो इस तरह से ये हमने समझा परिवाद क्या है। परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या अंतर है? परिवाद के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का निवेदन किया जाता है, यानी परिवाद के अंतर्गत क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट से किसी कार्रवाई का निवेदन किया जाता है। किंतु प्रथम सूचना यानी इतला भी से कहते हैं में मजिस्ट्रेट को मात्र अपराध घटित होने की सूचना दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है कि परिवाद के अंतर्गत केवल किसी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए केवल अभिकथन प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। किंतु प्रथम सूचना जो रिपोर्ट होती है या इतला होती है उसमें मजिस्ट्रेट केवल मात्र अपराध घटित होने की सूचना दी जाती है, कोई निवेदन नहीं किया जाता है कि आप उस पर कार्रवाई करें। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। परिवाद किए जाने पर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। दूसरी कंडीशन, जब परिवाद किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। किंतु अगर FIR या सूचना मिलती है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक पर कार्य कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उसके विवेक पर निर्भर होता है।
सूचना के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रथम और विशेष रूप से सशक्त किए गए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जब एफआईआर मिलती है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, तो इसका जो अधिकार है प्रथम और विशेष रूप से जो सशक्त किए गए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है उसको होता है। सूचना के आधार पर कार्रवाई किए जाने पर अभियुक्त को मामले को अन्य मजिस्ट्रेट के आंतरित करवाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। यानी अगर सूचना मिली है, एफआईआर मिली है किसी अपराध के बारे में, तो उस पर अगर कार्रवाई किया जाना है तो अभियुक्त को मामले को अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित भी करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमने कुछ अंतर को समझा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।